हेलो बच्चों, मैं आपका यर्सर की स्टूडेंट का डायरेक्टर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये बात बहुत सुना है और आप लोग बहुत बार सुने होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए आज हम लोग डिटेल से समझते हैं कि असल में क्या होता है और कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के कारण और एक्चुअली में कैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, वो सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारा अर्थ कैसे खतरे में है और टेम्परेचर हर साल अर्थ का कुछ कैसे बढ़ रहा है। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपका काम आपको करना होगा, मेरा काम मुझे करना होगा। मेरा काम क्या है? आपको पढ़ना, और आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़ना भी है बट सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबाओगे तभी तो नोटिफिकेशन आएगा यार, बिना नोटिफिकेशन का कैसे पढ़ लोगे तुम? इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटा को दबाई दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखा जाए तो ये समस्या कब से आया? सबसे पहले ये ग्रीन हाउस क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बात यह है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और जब ज़्यादा ठंड रहेगा तो दिक्कत क्या है बच्चों, वहाँ की जो फसल है, क्रॉप्स है, उन क्रॉप्स को ग्रो होने में यानी बढ़ने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा ठंड हो जाने के कारण वो ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ठीक से बढ़ नहीं पा रहे थे, और उससे किसान का भारी नुकसान हो रहा था। फिर आया एक वैज्ञानिक और उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम अपने हिसाब से माहौल तैयार करें, यानी जहाँ पर खेत है हम उसका तापमान कैसे बढ़ाएं। उन्होंने दिमाग लगाया, ऐसा तो नहीं कर सकते बगल में आग लगा दें, ऐसा तो नहीं। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, मानिए ग्लास जानते हैं, कांच, या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जो इस पार से उस पार आराम से क्लियर दिखाई दे। अगर हम ये फसल है मानिए, अगर हम इसको ऊपर से ऐसे ढक दिए, ऊपर से ऐसे ढक दिए, एक प्रकार का ऐसा मच्छरदानी मिलता है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो हमने ढक दिया, मेरा फसल बीच में हो गया और यहाँ पर हो गया ये ग्लास, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। सर ट्रांसपेरेंट ही क्यों लगाए? क्योंकि सनलाइट तो आना चाहिए। सनलाइट आना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना सनलाइट का ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? फोटोसिंथेसिस होना ज़रूरी है, और हमें टेम्परेचर भी यहाँ का बढ़ाना, इस एरिया का। अब जैसे सनलाइट आएगा बच्चों, तो आपको पता है जिस हिसाब से सनलाइट आएगा उतना ही सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएगा, यानी ये जो सनलाइट आया ये वापस नहीं जा पाएगा और ये टकराएगा और इसी के अंदर रहेगा। और जब सनलाइट इसी के अंदर रहेगा, यानी सनलाइट के साथ जो रेडिएशंस आया था वो जैसे ही आएंगे यहीं पर रहेंगे, तो यहाँ का तापमान मेंटेन रहेगा। मेंटेन रहेगा मतलब यहाँ का तापमान बाहर का तापमान से यहाँ का तापमान ज़रूरी ज़्यादा है, तो इन्हें तापमान जितना चाहिए था उतना में काम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सनलाइट का रेडिएशंस आएगा, आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके जब वापस जाना चाहेगा, मानी यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, दोबारा जब जाना चाहेगा तो इसको जाने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये यहीं पर रुकेगा, तो यहाँ का तापमान बढ़ेगा। अब देखिए अब मैं आपको एक हिसाब से बता रहा हूँ, इन कोल्ड एरिया, ये जो मैं बात किया हुआ अब लिखा हुआ वो आपको दिखा रहा हूँ। विंटर के टाइम में आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बनाया जाता है, इसे हम आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारा फसल वगैरह है वो सब के सब ग्रीन है, तो इसीलिए इसको हम लोग ग्रीन हाउस बोल दिया। एक प्रकार का ये ग्रीन हाउस है। क्यों ऐसा बनाया गया? ताकि टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रहे। क्यों टेम्परेचर जरूरी है? क्योंकि ये ठंड में हद से ज़्यादा ठंड रहेगा तो ये क्रॉप्स ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इनर एटमॉस्फेयर वार्म रहेगा, गर्म रहेगा, तो ये हम ग्रीन हाउस इफेक्ट अब हम बोलेंगे। अब देखिए इससे हम अर्थ को कैसे रिलेट कर सकते हैं। हमारा अर्थ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बच्चों। हमारा अर्थ में कुछ गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स, उसके बाद आपका CH4 यानी मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ गैसेस है, और भी कुछ गैसेस है, छोटा छोटा वाटर का वेपर्स भी आप बोल सकते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जैसे यहाँ पर ग्लास करता था। ये भी कुछ यही काम कर रहे हैं हमारे अर्थ के साथ, और हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। मानिए बच्चों सनलाइट आया, यह अर्थ है हमारा। कोई बच्चा मुझसे नहीं पूछेगा सर अर्थ बड़ा है सूरज छोटा है, कोई नहीं पूछेगा मुझसे। आज बात पृथ्वी का हो रही है तो हम पृथ्वी को बड़ा करके दिखाएंगे, कभी सूरज पढ़ाएंगे तो सूरज को बड़ा करके दिखाएंगे। ध्यान रखिए बच्चों, ये सनलाइट आया,
यहाँ पर है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, आप लोग सुने होंगे। ओजोन लेयर आएगा डिटेल में लेक्चर्स में आगे, टेंशन ना ले। अभी ओजोन लेयर ध्यान रखिए, स्ट्रेटोस्फीयर में है ओजोन लेयर। ये लगभग हमारा अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर है। हमारा अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर लगभग ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पर ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है। ये ओजोन लेयर हमारा हार्मफुल जो सनरेज आ रहा था, अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल था, सूरज से ऐसा किरण जो हमारे लिए नुकसानदायक था, उन्हें वापस कर देता है। यानी ये जो लेयर है, ये लेयर होना कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए। अगर ये लेयर हम हटा देंगे तो ये हार्मफुल भी जो यूवी रेज था वो भी अंदर आ जाएंगे। तो फिर से सुनिए, ओजोन लेयर ने इन हार्मफुल रेडिएशंस को बाहर फेंक दिया, यानी आने ही नहीं दिया, टकरा के बाहर। अब कुछ अंदर आए जिसे हमारे लिए जो जरूरी है, उन्हें तो अंदर भेजना भाई जरूरी है। नहीं भेजेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस वगैरह कैसे होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में चल जाएगा अगर नहीं आया तो सनलाइट। अगर सनलाइट आएगा ही नहीं तो पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे घटते घटते पूरा पृथ्वी बर्फ बन जाएगा भाई। तो आना जरूरी है। कुछ आया, आने के बाद पृथ्वी का सरफेस से टकराया, और टकरा के वापस जाना भी तो चाहिए। 100% ना आ जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा चला जाए। पूरा जाएगा तो फिर पृथ्वी का क्या हाल होगा? ये वापस जाने का सोच रहा है, लेकिन कुछ गैसेस है, उन गैसेस का मॉलिक्यूल से ये टकराते हैं और वो गैसेस इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे वापस जाने नहीं देता। यानी कुल मिला के जो लाइट का रेडिएशन है जो आया, वो आके इधर ही रह गया और इधर रह जाएगा। अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा रह गया, बट जितना जाना चाहिए था बाहर उतना नहीं गया और नहीं जाएगा, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर ये गैसेस जो इन रेडिएशंस को रोक पा रही है, फिर से सुनिए, ये गैसेस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेस जो इन रेडिएशंस को रोकने का काम करती है, अगर हम इन गैसेस को ज्यादा बढ़ा दिए एनवायरनमेंट में, तो यानी जितना है अगर हम उससे ज्यादा बढ़ा दिए तो सनलाइट और ज्यादा रुकेगा, और जितना ज्यादा रुकेगा उतना हमारा पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। और एक बार हद पार हो गया तो पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है मतलब एवरेज टेम्परेचर अभी पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज टेम्परेचर कैसे निकाला जाता है वो एक अलग बात है। आप सोचिए, अगर पृथ्वी का इस साल जो टेम्परेचर है, अगला साल इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और उसके बाद 10 साल बाद और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ऐसे करते करते जब हर साल टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा होगा हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलना शुरू हो जाएंगे, और अर्थ में कहीं फ्लड आएगा तो कहीं सूखा पड़ेगा। ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, ऑटोमोबाइल्स हो चाहे इंडस्ट्री हो फैक्ट्री हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरपूर बढ़ रहा है। मीथेन ये भी बढ़ रहा है, ये तो नेचुरली बढ़ता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी हम डीयू वगैरह जो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं बच्चों, उससे ये निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए बच्चों, ये जो गैसेस है ये अगर हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो हद से ज़्यादा ये सनरेज को रोक लेगा, और ज़्यादा रुकेगा तो ये यहीं पर टकरा के रह जाएंगे ये जो रेज है, और धीरे धीरे हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा होगा कि हम नहीं रह पाएंगे, पृथ्वी में यह आग बन जाएगा। एक कहने का बात है, इतना ज़्यादा तापमान होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बातें हैं दिखा रहा हूँ। आफ्टर एंट्री, जब ये एंट्री कर गया, जब ये आ गया, एनर्जी कम हो गया। क्यों? जब यहाँ पर सनरेज है, एनर्जी पार्टिकल्स के पास ज़्यादा है, जो एनर्जी आ रहा है यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, इतना दूर चल के आया, यहाँ की एनर्जी उतना नहीं रहा, एनर्जी नहीं है उतना, ये वापस जाने लायक नहीं बच रहा है। ऊपर से ये गैसेस रोक रही है तो एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा। हम मानते हैं एनर्जी कम तो लैम्डा ज्यादा यानी वेवलेंथ ज्यादा। मेजर पार्ट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम स्ट्रेटोस्फीयर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण इसका जो मेजर पार्ट है जिसे बाहर जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। अगर चला जाए स्ट्रेटोस्फीयर से बाहर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ज़्यादा रुक जाएगा तो एवरेज टेम्परेचर हीट बढ़ेगा, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ेगा। बच्चों क्या आप लोग समझ पा रहे होंगे? ये ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट नहीं किए, अभी और बाकी है। अभी हम ग्रीन हाउस गैसेस को देखेंगे। सिंपल ध्यान रखना है, जितना सनरेज को, जितना
रेडिएशन को धरती से, अर्थ का सरफेस से या फिर एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल से टकरा के जाना चाहिए, उतना नहीं जा रहा है। जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, उससे कम जा रहा है। और रेडिएशन अगर कम जाएगा तो रेडिएशन इधर ही रहेगा, और इधर ही रहेगा तो इधर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। ये हमारा एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, और इसका टेम्परेचर बढ़ा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा। समझ रहे आप? क्योंकि ये भी तो अर्थ का पार्ट है। एटमॉस्फेयर पढ़े होंगे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो ध्यान रहे बच्चों, इन गैसेस का हद से ज़्यादा बढ़ना, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल यानी पूरा अर्थ का गर्म होना, हद से ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा गर्म होना, हम इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ये ग्रीन हाउस गैसेस। तो देखिए, क्या उससे ये रिलेट नहीं हो रहा है? जैसे यहाँ पर ऐसा हम लोग लगा दिए थे ग्लास, यहाँ लग गया है आपका ये गैसेस जो इन्हें रोक रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए, और मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस का क्या रोल है टेम्परेचर बढ़ाने में अर्थ का। बच्चों जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद फिर मैं कुछ चीज़ें और आपको बताऊंगा। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग में जो गैसेस कंट्रीब्यूट करते हैं, उन गैसेस का क्या क्या नाम है और उन गैसेस का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्लोबल वार्मिंग है किसी गैस का हाथ है तो कार्बन डाइऑक्साइड का 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, N2O 6%, और भी कुछ अदर गैसेस है जो 1% 2% कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसका नाम है SO2, ओजोन और वाटर वेपर वगैरह भी, क्योंकि ये भी तो रोक सकते हैं ना भाई रेडिएशन को, तो ये भी है। अब बात ये है कि देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस अगर बढ़े, जानते हैं आप, अगर हम इनका कंसंट्रेशन एयर में, एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा बढ़ाते गए तो क्या होगा? तो अर्थ का सरफेस और ज़्यादा गर्म होगा। सिंपल बात है भाई, अर्थ का सरफेस और एटमॉस्फेयर जो है वो एक्स्ट्रा और ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि ये रेडिएशंस को जाने नहीं देता है। एक्स्ट्रा गर्म होगा तो क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड हिमालयन स्नो कैप्स, जो हमारा पोल्स में, जानते हैं ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, नाम तो सुने होंगे, वहाँ जो है टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पर जो कैप्स जमे हुए हैं, यानी आइस जानते हैं आप, बर्फ का जो वहाँ पर बड़ा बड़ा चट्टान है और कैप है वो, और हिमालय पहाड़ के ऊपर जो स्नो है, बर्फ है, वो पिघलना शुरू होगा। एक्स्ट्रा पृथ्वी एवरेज टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ये पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो पानी बनेंगे, और पानी बनेंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चों? अल्टीमेटली जहाँ कहाँ आना है, किसी ना किसी समंदर में जाएंगे, और समंदर में जाएंगे तो समंदर का लेवल, सी लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, और सी लेवल बढ़ेगा तो सी के आसपास का इलाका यानी कोस्टल एरियाज में फ्लड आ जाएगा। बच्चों एक हिसाब से तो देख रहे हैं गर्मी बढ़ रहा है, यानी नॉर्मल रीजन के लोग जो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में रह रहे हैं वो तो ऐसे ही गर्मी से मरेंगे, सूखा पड़ जाएगा। और एक तरफ पानी आ गया, जो समुद्री तटीय इलाका है वहां पर पानी आ जाएगा बच्चों, फ्लड आ जाएगा, यानी कहीं बाढ़ और कहीं सूखा, रहना मुश्किल होगा। चलिए देखिए, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड हिमालयन स्नो कैप्स, सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो फ्लड इन कोस्टल एरियाज में फ्लड आएगा। कोस्टल एरियाज मतलब तटीय इलाका, जो समंदर के तट में इलाकाज है वहाँ पर जो एरियाज है वहाँ पर फ्लड आएगा बच्चों। और नॉर्मल इलाका में तो वैसे भी गर्मी बढ़ेगा ही, क्योंकि ऑल ओवर अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूं कि अर्थ भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, आप बोल दीजिए हाँ, अर्थ भी तो ग्रीन हाउस हाउस है, अर्थ भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस तो ये है, जैसे हम वहाँ पर एक बनाए थे अभी कि कैसे किसानों ने अपने फसल को बचाने के लिए ग्रीन हाउस तैयार किया। अगर उस रेस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारा अर्थ भी एक बड़ा ही सही लेकिन एक ग्रीन हाउस है। क्या बच्चों? एक ग्रीन हाउस है। 1956 में CO2 का कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में देखा गया वो 280 ppm था बच्चों। अब ये ppm पार्ट्स पर मिलियन,
1 मिलियन अगर हम पार्ट्स लेते थे किसी एक जगह से, 1 मिलियन पार्ट्स में 280 पार्ट्स होता था इसका CO2 का। उसके बाद 2001 में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ के इतना हो गया और प्रेजेंट में तो 394 ppm हो गया है। यानी आप देख पा रहे होंगे कुछ ही दिनों में हमारा टेम्परेचर अर्थ का क्यों ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बच्चों। और अगर इससे भी और ज़्यादा हुआ तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, उससे बढ़ेगा। और बच्चों थोड़ा सा एवरेज टेम्परेचर बहुत बड़ा आफत हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि अगर अर्थ का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पोलर आइस कैप्स भी और हिमालयन स्नो कैप्स भी पिघलना शुरू होगा। वो पिघलेंगे तो समंदर में जाएंगे और सी लेवल बढ़ेगा तो वहाँ के आसपास का इलाका में फ्लड आएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1956 में CO2 का कंसंट्रेशन 280 ppm, 2001 में 368 ppm और प्रेजेंट में 394 ppm है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है बच्चों। जिस तरीके से CO2 पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर ऐसा ही चलते गया तो सोचिए हमारा पृथ्वी कितना खतरनाक दौर में आ जाएगा, जहां हमें ध्यान ही नहीं है कि कितना ज़्यादा हम खतरा और कितना बड़ा अंजाम होने वाला है बच्चों। इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, इतना ज़्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा कि हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें इन गैसेस को रोकना है।